न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और खबरों का रुख करते हैं। राजधानी रायपुर में अब लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आज रात 12 बजे के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। इस बात का फैसला प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया गया है। इस मौके पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भले ही लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, लेकिन नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। सड़क पर बिना मास्क पहने निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं जशपुर जिले में भी लॉकडाउन नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया है। यहां 29 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। 30 सितंबर से सभी दुकानें खुलेंगी। उधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कल राजभवन कूच के लिए अनलॉक किया गया है। राजनीति स्वार्थ साधने के लिए सरकार लोगों की जान जोखिम में डाल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कोरोना की रोकथाम में प्रदेश सरकार को पूरी तरह फेल बताया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं राजधानी रायपुर में आज लॉकडाउन का आखिरी दिन है और कल से लॉकडाउन खत्म करने का फैसला लिया गया। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने सरकार द्वारा रायपुर में घोषित 8 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया था। अन्य जिलों में जारी लॉकडाउन के पहले 5 दिन में 12,372 नए मरीज मिले, जो औसतन प्रतिदिन 2,474 होते। तो वही लॉकडाउन के पहले 5 दिनों में 13.8 की औसत से कुल 69 लोगों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण के ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि जिस मकसद से लॉकडाउन लगाया गया था, धरातल पर वो पूरा नहीं हो सका। और आइए पिछले 5 दिनों में लॉकडाउन के दौरान कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें। तो ये दरअसल स्थिति है। 25 सितंबर को 2,942 नए मरीज मिले। उसके बाद 25 सितंबर को 11 लोगों की मौत भी हुई। लॉकडाउन के 5 अधिकारियों के साथ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद ये निर्णय हमने लिया है कि अब लॉकडाउन को विस्तारित नहीं किया जाएगा। दुकानें जैसे खुलती थी 8 बजे रात तक, सारी दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है। लेकिन जनता से अपील किया गया है कि मास्क लगाना जरूरी है, अन्यथा पूरे जो टीम है हम लोगों ने बढ़ाया हुआ है और उसकी कार्रवाई भी करेंगे। उसके अलावा भी जो डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करना है। तो कुल मिला के जनता से अपील करना है और जनता को स्वानुशासन में रहना है। जहां तक स्वास्थ्य विभाग की बात है, हमने जानकारी लिया है कि इस लॉकडाउन में जनता ने खूब मदद की है, स्वानुशासित रहा है और जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की ओर से, बेड की भी पर्याप्त व्यवस्था है, ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था है, हॉस्पिटल की भी कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए अब लॉकडाउन बढ़ाने का कोई तुक नहीं है। और आखिरी बात यह है कि जो मरीजों के टेस्टिंग होती थी, पहले भी हम लोगों ने लगभग 2400 का आंकड़ा पार किया था, अभी भी उतनी टेस्टिंग लगातार कराया जा रहा है। जो मरीजों का आंकड़ा था संक्रमित लोगों का, जो 1100-1200 तक निकलता था, वो 600 के आसपास तक अभी हो गया है। तो थोड़ा इसी प्रकार अनुशासित रहेंगे तो संक्रमण से हम लोग बचाव कर पाएंगे। इसलिए लॉकडाउन को हटा करके जनता से इस बात की अपील किया गया है। सर, जो अभी समीक्षा बैठक हुई है उसमें कलेक्टर आए थे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आए थे, तो क्या चीजें सामने आई है? क्या आपको लगता है कि इसका असर ये हुआ है कि संक्रमण जो है वो कम कहीं पे या संख्या कम? निश्चित रूप से नहीं, अभी कहना जल्दबाजी नहीं होगी। आंकड़े तो रोज का आता था, आपके माध्यम से रोज जारी हम लोग करते थे। और आंकड़ों में जो संख्या है, मौत के आंकड़े हैं, संक्रमण के आंकड़े हैं, उसमें कमियां आई हैं। और लोगों ने इस लॉकडाउन को अपने स्वयं के अनुशासन के रूप में लोगों ने देखा है। तो अब लोगों को हम लोगों ने कहा है कि स्व अनुशासित रहें, बाजार खुला रहे, लोगों का आना जाना भी रहे, लेकिन मास्क लगाए रहें और डिस्टेंसिंग मेंटेन। रायपुर में लॉकडाउन को समाप्त करने के मामले को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार अपने राजनीतिक लाभ और राजभवन तक मार्च निकालने के लिए जनता को मौत के मुंह में डाल रही है। सुनिए। कल कांग्रेस का आंदोलन है, तो उस आंदोलन के लिए लॉकडाउन को समाप्त कर देना, 144 धारा पूरे शहर में लंबे समय से लगी हुई है, उसके बारे में कोई निर्णय नहीं होना, तो क्या सत्ता पार्टी अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जैसा चाहे वैसा जनता के जीवन को संकट में डाल सकती है? और कोरोना के संक्रमण के काल में इस बात को सरकार को भी, सरकार में बैठे हुए लोगों को भी इस बात पर विचार करना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन आज खत्म हो रहा है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता अमित चिमनानी का कहना है कि लॉकडाउन का पालन कराने में राज्य सरकार नाकाम रही। लॉकडाउन के दौरान होटलों में शराब परोसी गई, यहां तक कि गोलियां भी चली। साथ ही बीजेपी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए भी लॉकडाउन हटाने का आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार राजधानी रायपुर में लॉकडाउन का पालन करवाने में असफल रही है। सख्त लॉकडाउन की बात करके लगातार यहाँ पे शराब परोसी गई है, होटलों में बर्थडे पार्टी हुई, गोलियां तक चली हैं। तो सरकार लॉकडाउन का पालन नहीं करवा पाई। पहला यह कारण है लॉकडाउन हटाने का, और दूसरा इस सरकार को राजनीतिक प्रदर्शन करने के लिए इस लॉकडाउन को हटाना पड़ा है। उधर कृषि विधेयक के विरोध में कांग्रेस कल राजधानी रायपुर में पैदल मार्च करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और अन्य कांग्रेसी इस पैदल मार्च में शामिल होंगे। राजीव भवन से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च करके राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि ये विधेयक केंद्र सरकार द्वारा लाया गया काला कानून है, जिसे वापस लेने की मांग करेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। विपक्ष पैदल मार्च को राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए बता रही है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का कहना है कि किसानों को बरगलाने के लिए ही ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल के पास जाके ज्ञापन सौंपेगा। प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन से महामहिम राज्यपाल के निवास राजभवन तक यह प्रतिनिधिमंडल जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी शामिल होंगे। प्रतिनिधिमंडल महामहिम राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन सौंपकर यह मांग करेगा कि जो केंद्र सरकार ने कृषि संबंधित 3 काले कानून बनाए हैं, इन काले कानूनों को वापस लिया जाए ताकि इस देश की खेती व्यवस्था को, किसानी व्यवस्था को बचाया जा सके। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा किसानों के हित में, कृषकों की मजबूती के लिए जो बिल लाया गया है, जो अब कानून का स्वरूप पा चुका है, ऐसे बिल के विरोध में कल कांग्रेस पदयात्रा करने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को मालूम है कि वो इस बिल का, इस कानून का विरोध करेगी तो भी उसका कोई परिणाम निकलना नहीं है, केवल राजनीतिक हितों की पूर्ति करना है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी जो कल पदयात्रा या पैदल मार्च करने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, यह विशुद्ध रूप से किसानों को बरगलाने और किसान नाम के पीछे पार्टी के कार्यकर्ताओं का आंदोलन करने का इनका यह निर्णय है। खबर रायपुर से। पूर्व सीएम ने सरकार पर निशाना साधा है। रमन सिंह ने सरकार को निशाने पर लिया है और प्रदेश सरकार को धूर्त और निकृष्ट कहा है। पत्रकार मारपीट मामले पर भी रमन सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवा आत्महत्या या वो विक्षिप्त कुपोषण भूख से बच्चे की मौत हुई और बच्चे को पहले से बीमार बताते हैं। कांग्रेसी गुंडे पत्रकार को पीटते हैं, पीटने वाले को पत्रकार बताते हैं, शर्म भी नहीं आती इन्हें। तो ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। रमन सिंह ने सरकार पर कई मसलों को लेकर एक साथ घेरा है। रमन सिंह ने बीते दिनों कांकेर में एक पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले को लेकर सांसद मोहन मंडावी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि पत्रकार कमल शुक्ला पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला किया था, जिसको लेकर कांकेर जिले के पत्रकारों में आक्रोश है। हमारे प्रजातंत्र में हमारे जो चौथा स्तंभ पे ऊपर आक्रमण हुआ है, किसी एक कमल शुक्ला और किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे पत्रकार जगत के ऊपर आक्रमण हुआ है, पूरे देश के ऊपर आक्रमण हुआ है। मैं कल गांव से रात में आया, शाम को ही मेरे को कुछ लोग बताया और व्हाट्सएप में देखा, इतने गंदी गाली दे रहे हैं जिनके बारे में हम बता नहीं सकते। मैं आपके साथ हूं और हम मरते दम तक साथ रहेंगे। आज हमारे लोकसभा चलता रहता है ना, तो निश्चित रूप से मैं लोकसभा में बात रखता और मैं भी पत्र जारी करूंगा। इसका दूध का दूध, पानी का पानी, उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई। वहीं राजधानी रायपुर में एक शिक्षक की कोरोना से मौत हो गई। शासकीय हिंदू हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक की
ड्यूटी कोरोना कार्य में लगाई गई थी। इसी दौरान वो कोरोना की चपेट में आ गए थे और सांस लेने में तकलीफ होने पर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इसे लेकर संयुक्त शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष केदार जैन ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि बिना सुरक्षा मानकों और प्रशिक्षण के शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य में कोरोना कार्यों में ड्यूटी लगाई जा रही है, जिसके कारण लगातार शिक्षक कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों की मौत हो रही है। रायपुर में आज पुनः एक शिक्षक की मौत कोरोना से हो गई है। इससे पहले भी दर्जनों शिक्षकों की कोरोना से मौत हो चुकी है। शिक्षकों की ड्यूटी मूल कार्य से हटा करके शिक्षकों को स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में लगाई जा रही है। कोरोना कार्य करने के लिए ड्यूटी लगाई जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए, सैंपल कलेक्शन के लिए, अस्पतालों में डाटा एंट्री के लिए, एयरपोर्ट पर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। न इन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, न इनको सुरक्षा किट प्रदान की जा रही है, न इनको 50 लाख का बीमा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग का एक आया का भी 50 लाख का बीमा कोरोना कार्य के दौरान अगर उनकी मृत्यु होती तो इनको लाभ मिलता है। उधर कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले और जांच केंद्रों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फैसला लिया गया। स्वास्थ्य विभाग में एक ऐप तैयार किया गया जिस पर कोरोना जांच कराने वाले व्यक्ति अपनी जांच रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जो ऐप तैयार किया है उसमें 5 सितंबर के बाद जांच कराने वालों का डेटा मौजूद है। जांच के दौरान दिए गए मोबाइल नंबर को डालने पर मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे दर्ज करने पर जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी, जिससे संबंधित व्यक्ति प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। बता दें कि जांच केंद्रों पर 50% से अधिक भीड़ जांच रिपोर्ट लेने वालों की ही उमड़ती थी, जिससे संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ा हुआ था। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के दौरान एक होटल में गोली चलने की बड़ी वारदात हुई है। VIP रोड स्थित क्वींस क्लब में बीती देर रात बर्थडे पार्टी के दौरान पार्किंग में विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने पिस्टल निकालकर हवाई फायर किया। मामले में तेलीबांधा पुलिस ने आरोपी हितेश पटेल के साथ ही क्लब के मैनेजर हर्षित सिंघानिया और सूरज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। होटल में पार्टी के दौरान जमकर शराबखोरी हुई थी और शराब के नशे में आरोपी हितेश पटेल ने गोली चला दी। दरअसल एक युवती जो शराब के नशे में धुत थी, उसने पार्किंग से कार निकालते समय आरोपी की कार में लात मारी। इसके बाद गुस्साए आरोपी ने पिस्टल निकालकर हवाई फायर कर दिया। इस मामले में पुलिस ने हितेश पटेल के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। वहीं लॉकडाउन में भी क्लब के संचालन को लेकर मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा क्लब को सील करने की कार्रवाई भी की जा रही है। उधर महासमुंद में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। हाथी की मौत मामले में विभाग ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को धर दबोचा। करंट से मादा हाथी की मौत के मामले में वन विभाग ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। मामले को सुलझाने अचानक मां टाइगर रिजर्व के डॉग स्क्वाड की मदद ली गई है। पकड़े गए सभी आरोपी घटनास्थल के पास गांव किशनपुर, लक्ष्मीपुर और रामपुर के रहने वाले हैं। 26 सितंबर को पिथौरा वन परिक्षेत्र के किशनपुर में मादा हाथी की करंट से मौत का मामला सामने आया था, जिसके बाद लगातार वन विभाग मामले की जांच में जुटा था। पकड़े गए आरोपियों ने करंट से बीते दिनों एक भालू के शिकार की बात भी कबूली। आरोपियों के पास से बिजली के तार सहित कई चीजें बरामद की गई। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद अब बात उपचुनाव के रण की। आपको बता दें, उपचुनाव पर बीजेपी की तैयारी जोरों पर है। मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान आया है। 25 से 27 तक महाजनसंपर्क किया गया है। 28 सीटों पर जनसंपर्क अभियान चलाया गया है। 6000 बूथों तक पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। 11 लाख लोगों से इस दौरान संपर्क किया गया है। इतना ही नहीं, 2 से 15 अक्टूबर तक महासम्मेलन भी होगा, सम्मेलन भी किया जाएगा। 127 मंडल पर बीजेपी सम्मेलन करेगी। तो उपचुनाव के मद्देनजर ये बीजेपी की तैयारियां हैं, जिसकी जानकारी खुद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी है। बताया कि 25 से 27 तारीख तक महाजनसंपर्क अभियान किया गया। 28 सीटों पर यह जनसंपर्क अभियान चला।
महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से हम लोगों के घर घर तक पहुंचे हैं सभी 28 विधानसभाओं में। आगामी कार्यक्रम की दृष्टि से आगामी 2 अक्टूबर से गांधी जी की जयंती के अवसर से 15 अक्टूबर तक सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में जो 127 मंडल हैं, सभी 127 मंडल पर भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन होंगे। सम्मेलन में हमारे बूथ के सभी बूथ कमेटी, बूथ के हमारे पेज प्रमुख, बूथ के सभी हमारे मोर्चों की कमेटियां, इस श्रेणी के कार्यकर्ता भाग लेंगे। उधर मंत्री उषा ठाकुर का विवादित बयान आया। कांग्रेस नेताओं को उन्होंने राष्ट्रद्रोही बता दिया। उन्होंने कहा कि ये देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच का चुनाव है। जिन्हें राष्ट्रवादिता से प्रेम है वो बीजेपी में है और राष्ट्रवाद से विमुख लोग कांग्रेस के साथ हैं। ये वैचारिक युद्ध है। ये देशभक्त और देशद्रोही के बीच का निर्वाचन है। जिनको राष्ट्रवादिता से प्रेम था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए वो कांग्रेस के साथ। यानी जो बीजेपी में नेता थे जैसे पारुल साहू अब कांग्रेस में चले गए तो देशद्रोही हो भैया? हाँ, उन्हें विचार करना चाहिए। हम वैचारिक अनुष्ठान के लिए राजनीति करते हैं। हम विधायक, सांसद या मंत्री बने रहने के लिए राजनीति नहीं करते। ये वैचारिक युद्ध है। और तो मंत्री उषा ठाकुर का ये विवादित बयान। उधर उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों के चयन पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि बीजेपी में उम्मीदवारों के चयन की एक प्रक्रिया है जिसके तहत उम्मीदवारों का चयन होता है। राज्य की चुनाव समिति उम्मीदवारों के नाम को प्रस्तावित करती है जिससे संसदीय बोर्ड ही फाइनल करता है। उसके बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत प्रत्याशी चयन होता है। राज्य की चुनाव समिति नामों की रिकमेंड करती है। यहाँ से पैनल केंद्रीय जो हमारा संसदीय बोर्ड है उसको नाम भेजे जाते हैं और फिर वहाँ से नाम तय होते हैं। मंत्री उषा ठाकुर के विवादित बयान पर कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन आया है। दरअसल विपक्ष को देशद्रोही बताने पर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने पलटवार किया। पटवारी ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र विरोधी है और उषा ठाकुर के बयान से बीजेपी की मंशा जग जाहिर हो रही है। उषा ठाकुर जी ने पहले जैश को आतंकवादी संगठन बताया था। ये विपक्ष को अब देशद्रोही बता रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या करके कुर्सी हथियाने वाली विचारधारा, जिसने कभी देश की आज़ादी में चीटी उंगली तक न कटाई, आज तक कोई इतिहास में इनकी जगह ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मुरैना में उपचुनाव को लेकर जारी की गई कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आते ही बगावत शुरू हो गई है। जौहरा उम्मीदवार पंकज उपाध्याय का कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि कल ही कांग्रेस ने 9 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे। दुष्यंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत, क्या वजह है कि अब पंकज उपाध्याय जो उम्मीदवार हैं जौहरा से कांग्रेस के, उनका ही विरोध शुरू हो गया है? जी, वैसे तो कांग्रेस अंतकलह से पहले से ही जूझ रही है और वेंटिलेटर की स्थिति में है। पंकज उपाध्याय की जब कल 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट कांग्रेस की जारी हुई तो उसके बाद जब पंकज उपाध्याय को उसमें जौहरा से उम्मीदवार घोषित किया गया तो उसके बाद से ही जो अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता थे जो उम्मीदवार कर रहे थे, दारी कर रहे थे और उनके समर्थक थे, उन्होंने उसका विरोध किया है क्योंकि उनका कहना है कि पंकज उपाध्याय जौहरा के स्थानीय निवासी नहीं है। ये कहीं ना कहीं सही भी है क्योंकि जो पंकज उपाध्याय ज्यादातर इंदौर
में समय गुजरा है और वो जौरा के रहने वाले भी नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने पंकज उपाध्याय का विरोध किया। उनके साथ नारेबाजी में भी जैसा कि आप सुन रहे हो कि कांग्रेस से परहेज नहीं है, लेकिन हमें प्रत्याशी स्थानीय चाहिए। यही स्थानीय और बाहरी वाला मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। यही इसी के चलते पंकज उपाध्याय का जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला दहन किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कांग्रेस के सामने परेशानी का सबब भी ये मसला बन सकता है। शुक्रिया आपका, धन्यवाद दुष्यंत इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब खबर भोपाल से। कांग्रेस का दावा है उपचुनाव में 27 सीटें जीतेंगे। ये दावा कांग्रेस कर रही है उपचुनाव के मद्देनजर। आंतरिक सर्वे का हवाला अब कांग्रेस दे रही है। बीजेपी पर निशाना भी साधा गया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस का अब ये दावा है कि जो इंटरनल सर्वे कांग्रेस ने कराया है उस सर्वे के लिहाज से कांग्रेस 27 सीटों पर जीत हासिल करेगी। अब ये इंटरनल सर्वे कांग्रेस के जरिए कराया गया है, ये दावा पार्टी की तरफ से है। उधर मुरैना NH-3 बैरियर चौराहे पर अब लोगों को घंटों जाम में नहीं फंसना होगा। केंद्र सरकार द्वारा यहां NH-3 पर फ्लाईओवर बनाया गया है, जिसका लोकार्पण आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह और केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री VK सिंह भी जुड़े। 108 करोड़ की लागत से बने ओवर ब्रिज के लोकार्पण के मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के सभी उम्मीदवार फ्लॉप रहेंगे। कांग्रेस कोई भी सूची जारी करे, कांग्रेस के उम्मीदवार सब फ्लॉप हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए समर्पित है। जनता विकास के लिए वोट देगी। कांग्रेस ने 1.25 साल में मध्य प्रदेश को दुरावस्था के कगार पर ला दिया था। किसानों के साथ वादा खिलाफी की थी। अब ये विकास का काम फिर से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है। उधर उज्जैन में आज प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने दशहरा मैदान में जिले की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाने के लिए भूमि पूजन किया। दरअसल मंत्री यादव चाहते हैं कि प्रदेश की सबसे अच्छी सुसज्जित लाइब्रेरी उज्जैन में बने। इसके लिए उन्होंने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से 30 लाख का मद मंजूर कराया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया जाएगा। अगर इसमें और फंड लगेगा तो अपने पास विधायक निधि से 30 लाख का फंड मंजूर करेंगे। करीब 3 महीने में लोक निर्माण विभाग इस 30 लाख की बिल्डिंग को बनाकर तैयार करेगा। लगभग हमारी 30 लाख की लागत से प्राथमिक स्तर से यहाँ लाइब्रेरी बनाने का एक शुरुआत की गई है। ये एक अनूठा प्रयोग है जिसमें जिसके घरों में भी पुस्तकें होगी हम पुस्तकों का संग्रह भी करेंगे। और ये दक्षिण के अंदर एक सरकारी स्तर पे कोई लाइब्रेरी नहीं थी, तो एक लाइब्रेरी की सौगात मिलेगी। आज के समय में हमारे पास बहुत अच्छा संग्रह उज्जैन में पुस्तकों का है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सार्वजनिक स्तर पे ऐसे इस टाइप का पुस्तकालय की स्थापना करने के साथ लोगों को ज्ञान की और जो स्टडी करने के लिए आवश्यक है वैसी PG लायक क्लास की जो जरूरत होगी आज की इस लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट से उसकी पूर्ति होगी, ये मुझे उम्मीद है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।